नमस्कार बच्चों। आज हम आथलपुर एजुकेशन चैनल में बात करेंगे केंद्र सरकार की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उसके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, वो देश पे किस हिसाब से अपना वर्चस्व बनाए रखती है। तो मैं आपको बताता हूँ। सरकार का अर्थ होता है, सरकार की जो परिभाषा होती है, जिसे अपन कह सकते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार की परिभाषा को आप कैसे परिभाषित करोगे? राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है। राज्य जो होता है एक भावनात्मक अवधारणा है, जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। समझ गए आप? सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्ति एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम इसे कह सकते हैं सरकार ही राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है, जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गवर्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारण की जाती है। व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका प्रथम अंग है सरकार का। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर से है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के संघीय व्यवस्थापिका को संसद, पार्लियामेंट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर होगा। राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा संसद का प्रथम सदन और प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसमें सदस्य जनता द्वारा। इसकी सदस्य संख्या है 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। अब गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निर्धारित किया गया है 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। इनमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकेंगे। निर्वाचन। 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल संसदीय रखे गए हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। संसद में जाने की, लोकसभा में जाने की योग्यताएं होनी चाहिए। 25 वर्ष आयु, भारत का नागरिक, भारत एवं राज्य के किसी अंतर्गत लाभ के पद पर कार्य कर न हो, न्यायालय द्वारा पागल न हो, दिवालिया न हो, कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। लोकसभा के समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, जो अब तक 9 बार किया गया। अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा में अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाई और स्थगित किए जाते हैं। और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।
अध्यक्ष की कार्य और शक्तियाँ होती है। अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों का अध्यक्ष होता है, सभी बैठकों का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था डिसिप्लिन बनाना कार्य होता है। कार्यक्रम कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया होता है। राज्य की रचना एवं गठन, सदस्य संख्या और निर्वाचित पद्धति। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की 250 है संख्या, परंतु वर्तमान में 245। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, वाणिज्य, विज्ञान, सेवा के क्षेत्र में विशेष नाम, ज्ञान, अनुभव प्राप्त हो। राज्य विधान मंडलों द्वारा 233 निर्वाचित होते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर होती है सदस्यों का कार्यकाल, इनका 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के पदाधिकारी, सभापति और उपसभापति हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। संसद के कार्य तथा शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ होती है, संविधान के संशोधन करने की शक्ति होती है, वित्तीय शक्तियाँ होती है, प्रशासनिक शक्तियाँ होती है, निर्वाचित शक्तियाँ होती है। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचित संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। भारत संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। अब संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडलीय संसद व्यवहार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद अनेक प्रकार की कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका की शक्तियाँ, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, निर्वाचन मंडल के रूप में राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है वो इस प्रकार होती है। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से यह उपलब्ध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वमता अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संसद की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ की उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। अब बात आती है राष्ट्रपति की योग्यताओं की। तो राष्ट्रपति की संविधान के अनुसार क्या क्या योग्यताएं रखी गई वो इस प्रकार से हैं। निर्वाचित होने के लिए वह भारत का राष्ट्र नागरिक हो, 35 उम्र कम से कम उनकी पूर्ण हो चुकी हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और
इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों की विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसका। राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन बाद में संघीय क्षेत्रों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संसद तथा राज्यों के संघीय क्षेत्रों के विधानों सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र बनाए गए। न्यूनतम कोटा के लिए सूत्र है: दिए गए वैध मतों की संख्या निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधित्वों की संख्या +1 और जो बटा है उसके सामने +1। इस प्रकार से ये पद्धतियाँ हैं। धन्यवाद।